मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 35वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय का द्वितीय आनिक। तो पीछे हमने द्वितीय आनिक के दो सूत्र देखे थे, कारणाभावात कार्याभावः न तो कार्याभावात कारणाभावः। कारण और कार्य के संबंध को बताने के लिए ये दो सूत्र दिए गए थे और आगे का विषय देखेंगे। पीछे हमने आधुनिक दृष्टि को समझने का प्रयास किया कि कोई गति या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या कारण होता है। तो वैशेषिक की दृष्टि से तो गुरुत्व गुण उसमें कारण है और प्रयत्न शैथिल्य, हाथ का छूटना, ढीला होना, उसको भी एक दृष्टि से कारण माना गया और जो वस्तु गिर रही है उसको भी कारण माना गया। तो वो वस्तु तो गिर रही है, वो उसका समवायी कारण है वैशेषिक की शैली में, पर वो लोग उस वस्तु को सीधे सीधे कारण के रूप में गणना नहीं करते, अन्य क्या कारण हो सकते हैं उसकी चर्चा हुई थी। तो पीछे में जो बातें हुई हैं उसमें हमारे से संबंधित जो बात है, मूल चीज से जो संबंधित बात है, उसको आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसमें दिशा काल का भी कुछ भाग आ गया, उसको और भी समझ लेंगे। गति का आ गया, बल का साथ में आ गया, ये कुछ चीजों को हमने देखा था। कुछ ओम नमस्ते सर जी। जो कल एक चादर वाला उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया था कि बीच में कोई डाल दिया गोला, फिर साथ ऊपर से कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो अपना स्वाभाविक रूप से नीचे जाएगी। ये तो ऊपर से छोड़ रहे हैं, किनारे पर छोड़ रहे हैं, उसके दायरे के अंदर अगर कोई छोड़ रहे हैं चीज़ तो उसी के पास जाएगी। लेकिन नीचे अगर कोई वस्तु है तो नीचे कोई वस्तु है तो देखो, एक तो ये केवल समझाने के लिए उदाहरण है चादर वाला। वैसे तो वो मना कर रहे थे कि ये उदाहरण भी ठीक नहीं है, ठीक है, जो उच्च स्तर पे जब ये भौतिकी देखते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझाने के लिए सब ऐसा ही उदाहरण देते हैं। ठीक है, चादर एक मैंने नाम बोल दिया, वो चादर क्या है तो वो आकाश मानते हैं। ठीक है, आकाश में गड्ढा हो रहा है, वो आकाश क्या है, आकाश कोई चादर तो है नहीं। ठीक है, तो आपका प्रश्न था कि चादर में तो ऊपर से कहा, लेकिन कोई चीज नीचे हो तो क्या होगा। ठीक है, तब उसको दृष्टांत की दृष्टि से देखिए कि चादर जो है वो द्विआयामी है। द्विआयामी का मतलब लंबाई चौड़ाई, दो चीजें देख रहे हैं, उसमें हम कोई गहराई नहीं देख रहे हैं, दो ही आयाम है। ये जो दो आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई, ये देश को बताने के लिए होते हैं। हम किसी की लंबाई बताएं, चौड़ाई बताएं, तो दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या चीज, किस चीज का मापन कर रहे हैं, तो हम यूं कहेंगे कि इस चादर का मापन कर रहे हैं कि भाई ये 3 या 4 फीट चौड़ी है और 7 फीट लंबी है, जिसका जो आकार है।
हम मोटे तौर पे तो ये कह रहे हैं कि हम चादर का मापन कर रहे हैं, उसका परिमाण। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ये जो लंबाई चौड़ाई होती है वो स्थान की दृष्टि से होती है, कि चादर फैली हुई है, कि चादर इस स्थान से उस स्थान तक है। कई बार हम नापने के लिए करते हैं कि किसी चीज को फैला दिया, उसके चारों तरफ रेखा खींच दी और उस चादर को हटा लिया और जगह को माप लिया कि ये कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो एक तरह से जब हम किसी का मापन करते हैं लंबाई या चौड़ाई की दृष्टि से, तो हम स्थान का मापन कर रहे होते हैं। आप चादर पे भी लोगी तो भी चादर का स्थान कितना फैला हुआ है, उसके फैलाव को देख रहे हैं। तो एक तरह से हम, आप मोटे तौर पर कहें तो आकाश यानी अवकाश का या स्थान का, हमारे यहाँ हम एक शब्द प्रयोग करते हैं दिक् देश। दिक् का मतलब दिशा और देश मतलब स्थान। कई बार दोनों को एक रूप में भी देखते हैं। जब देश को हम किसी बिंदु से संबंधित करते हैं तो वही दिक् हो जाती है। कि हम यहाँ खड़े हैं और हम कहते हैं कि पूर्व दिशा में 10 मीटर तक जाएंगे, तो वो पूर्व दिशा में नाप तो हम उधर ही रहे हैं, देश को ही, लेकिन सूर्य जिधर उगता है उसको हमने पूर्व कह दिया। अब एक सूत्र आएगा, दिक् कालो आकाशादिभ्य निर्धारणीय। दिशा और काल है, उनको आकाश आदि से निर्धारित किया जाता है, अर्थात वो स्वयं नहीं होते हैं, वो सापेक्ष की दृष्टि से होते हैं। तो इस तरह के संकेत हमें भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो चादर थी, ये उदाहरण क्या था, लंबाई और चौड़ाई का। अब इसको आप आकाश पे ले जाके जाओ, वो समझा तो आकाश को रहे ना। आकाश में जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो वो क्यों गिर रही है। अब हमने ऊपर से नीचे का तो लिया, लेकिन समझाते समय चादर का उदाहरण दे दिया, तो चादर तो यूं फैली हुई है और हम उदाहरण क्या देख रहे थे, ऊपर से नीचे का समझाने के लिए। तो आप चादर को यूं करोगे ऊपर, जो चादर यूं समझाने के लिए, आप हमारे को आकाश में वो जो गड्ढे की बात करते हैं कि गहराई आ जाती है और उससे आता है उस वस्तु का द्रव्यमान, उसका अपना बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये आइंस्टाइन कह रहा है उनकी विचारधारा में। तो उसको समझाने के लिए एक परत बना करके करते हैं। अब उदाहरण तो हमारा ऊपर से नीचे गिरने का था। अब इसको समझिए कि आकाश कितने आयाम वाला है। क्या आकाश 2 आयाम वाला है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई है। हम उसकी ऊंचाई भी तो देखते हैं ना, ऊंचाई गहराई। यदि हम एक तरफ मान लो आकाश को यहां बैठे हुए अगर हम देखें, तो अपने आगे और पीछे ऐसे हम करेंगे ना, एक ये रेखा हो गई भाई, इधर कितने तक गया हुआ है और इधर कितने तक गया हुआ है। दूसरा हम क्या करेंगे कि इधर कितना गया हुआ है और इधर कितना गया हुआ है, और एक हम करेंगे ऊपर कितना गया हुआ है और नीचे कितना गया हुआ है। ठीक है, इसको हम दिशा की दृष्टि से भी देख लेते हैं कि हम आगे की दिशा, पीछे की दिशा, यानी पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि से हम इसको केवल 2 के रूप में देख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई के रूप में। हमने मान लीजिए पूर्व दिशा को माना। अब मैं यहां पर हूं, ये पूर्व दिशा है, और इधर की दिशा को मैंने पश्चिम कह दिया। एक तो ये बात हुई। एक इसका कथन यूं कर सकते हैं कि मैं इस जगह से 5 मीटर पूर्व की तरफ हूं, यानी धन 5 मीटर पूर्व। मेरे को कोई देश बताना है, उस जगह पे कोई आदमी है या कोई वस्तु है, तो मेरी अपेक्षा से 5 मीटर धन की तरफ पूर्व दिशा में, और इधर 5 मीटर कोई दूसरी चीज है, तो या तो कहूंगा कि पश्चिम दिशा में 5 की तरफ है, अथवा इसको ऋण पूर्व दिशा 5 भी कह सकते हैं। समझ गए। इधर धन मान लो, मैं मान रहा हूं सूर्य इधर है, पूर्व दिशा है, तो इधर धन मानेंगे तो मैं अपने को शून्य में मानूंगा, और इधर ऋण में कथन भी कर सकते हैं। तो जिसको हम पूर्व और पश्चिम कह रहे हैं उसको हम एक भी कह सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दृष्टि से। तो इसको एक दिशा ले लिया इधर की। अब उसको वैसे हम दिशाएं 4 मानते हैं, 4 की जगह 2 कैसे बनेंगी। इसी तरह से सामने और पीछे का कर सकते हैं कि इधर पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, तो इधर सकारात्मक 10 मीटर तक गए, और इधर पीछे अगर गए तो हम 10 मीटर दक्षिण भी कह सकते हैं, और नहीं तो ऋण 10 मीटर पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो 4 दिशाएं थी उसको बदल के हमने 2 कर लिया है, जिसको कि हम लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो जो दिशा थी उसी को हमने देश की दृष्टि से जब देखा, तो जो दिक् और देश हैं, ये 2 शब्द हैं, ये हमारी दृष्टि से थोड़ा व्याख्या में अलग अलग करते हैं कि हम कहें कि दिक् और देश ये अलग अलग हैं या एक ही है।
हम वैशेषिक में जब देखेंगे तो दे, एक तो हम देखेंगे दिशा, दिक, काल, आकाश, तो दिक शब्द भी है वहां पर, तो दिक से देश भी ले लेंगे या नहीं लेंगे, या आकाश से महाभूत वाला आकाश लेंगे या अवकाश लेंगे। जो हम अवकाश कह रहे हैं वो तो देश हो गया, स्थान हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां भी समझने में हमारे को होंगी। तो जब हम इस तरह देखते हैं तो दो दिशाएं हुई। अब यूं तो बीच में भी हैं सारी, आप 4 की जगह 8 दिशाएं देख लीजिए, और उसके बीच में भी आप करना चाहें तो कितना हम कर सकते हैं, एक एक डिग्री पे एक एक रेखा करें तो 360 डिग्री का गोल चक्कर होता है। 360 तो हम यहां कह सकते हैं, और उनके भी बीच बीच में आप निकाल दो तो कितना भी निकाल लो। और ऐसी ऊपर है, ऊपर भी सीधा ऊपर इधर, लेकिन मोटे तौर पर लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये 3 आयाम हुए। ये जो 3 आयाम हैं ये किसके हैं, देश के, स्थान की दृष्टि से, जिसको कि आकाश कह दिया। आकाश के 3 भाग हो गए, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अब वो गहराई इधर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, गहराई शब्द बोलते हैं, वो कहीं भी जा सकती है, वो केवल ऊपर नीचे ही नहीं होती है, ठीक है। तो अब जो चादर का उदाहरण दिया था वो तो द्विआयामी था, जबकि आकाश जो है जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो है त्रिआयामी। तो आप जो कह रहे थे, आपका भी जो प्रश्न आएगा कि भाई चादर में नीचे से होगा तो क्या होगा, तो आकाश में वो चादर की तरह ऊंचा नीचा नहीं होगा। आप ऊपर रह रहे हो तो जहां जो वस्तु है वहां आकाश है, वहां उसके कारण गड्ढा होगा, दबाव होगा, चारों तरफ होगा, तो कोई वस्तु आसपास में आएगी तो उसकी तरफ जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो ऊपर नीचे वाली परिकल्पना आकाश में नहीं बनेगी। ऊपर नीचे कह भी लो, लेकिन चादर के उदाहरण से जब हम कहें कि नीचे वाली कैसे आएगी ऊपर, तो ये प्रश्न वहां नहीं घटेगा। ये उदाहरण एक अंश में लिया गया है। आगे उतना तो स्पष्ट है, लेकिन जो आकाश में गड्ढा हुआ, गड्ढा किया, वो तो फिर एक पक्ष में मान करके चलना पड़ेगा। मतलब गड्ढा हुआ तो नीचे इधर गड्ढा मान लिया, फिर नीचे उसके वहाँ पे आकाश में गड्ढा हुआ, बस यही कहते हैं वो। तो नीचे जो व्यक्ति है उसके लिए भी गड्ढा, ऊपर वो तो नीचे के लिए नीचे वाला गड्ढा। अब वो नीचे ऊपर कुछ नहीं होता है आकाश में। अब आप अभी उसकी, चलो आकाश की छोड़ो, हम भूमि के ऊपर हैं, कौन नीचे और कौन ऊपर, हम नीचे हैं या ऊपर हैं, हम ऊपर हैं। हम ऊपर हैं, और अमेरिका वाले नीचे हैं। नीचे हैं। हम हमेशा ऊपर ही रहेंगे, और जब आप अमेरिका में जाओगे तब आप नीचे रहोगे या ऊपर हो जाओगे, ऊपर हो जाएंगे। तो फिर तो अगर आप अमेरिका में जाके ऊपर हो जाओगे तो जो अभी अमेरिका में है वो ऊपर क्यों नहीं है, हमारी दृष्टि से। तो यानी हम भी, तो फिर अब चलो, अब व्यक्ति को छोड़ दो, भारत ऊपर है या अमेरिका ऊपर है। आप कहीं भी जाओ, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में, आप बोलो कि भारत ऊपर है या अमेरिका ऊपर है, दोनों ऊपर हैं। दोनों ऊपर कैसे हो सकते हैं आपकी दृष्टि से, और दोनों नीचे कैसे हो सकते हैं। तो ये जो आप ऊपर नीचे का कह रहे हो, गड्ढा, हम अब भी जो गड्ढा का कह रहे हैं, हम गड्ढा कहां सोचते हैं, नीचे सोचते हैं, ठीक है। अब कौन, हम ऊपर हैं और ये ऊपर का है, ये हमारी अपेक्षा से, क्या हम कहाँ है, ये कुछ पता है क्या इस अंतरिक्ष में, अनंत में कौन ऊपर और कौन नीचे, कुछ कह सकते हो क्या। हमारे लिए तो पूरा दिन भर ऊपर ही ऊपर लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, चाहे हम दाएं हो बाएं हो नीचे हो, तो वास्तव में ऊपर क्या है। तो ये तो इसी तरह आकाश में जो गड्ढे की बात है, चूंकि गड्ढा हम नीचे की तरफ करके थे समझाने के लिए है, नहीं तो बात ही समझ में नहीं आएगी। वैसे ही वो बड़ी विचित्र बात लगती है उनकी, तो बिल्कुल ही आप वैसा उदाहरण लोगे तो बनेगा ही नहीं। तो अब वो गड्ढा इधर है या उधर है या नीचे है या ऊपर है, ये कुछ नहीं कह सकते। समझाने के लिए नीचे ही गड्ढा कहा जाएगा, और कोई उपाय नहीं है इसके लिए। तो फिर जो उदाहरण दिया गया वो ठीक है, समझाने के लिए हो सकता है, लेकिन घट नहीं रहा उसमें, तो फिर जितना घट रहा है उतना, 100% उदाहरण घटता है क्या, न्याय दर्शन आप पढ़ चुके हाँ हैं। जी। 100% घटेगा तो वही चीज हो जाएगी, और कोई मिलेगा नहीं उस जैसा। 100% एक आध तो प्रतिशत तो घटना चाहिए। इसमें वक्ता जो समझाने के लिए उदाहरण ले रहा है उतने में साम्य देखना है, बस उतने ही अंश में, बस और कुछ नहीं। अगर आप ज्यादा जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप खंडन कर दोगे, नहीं जी उदाहरण ही नहीं है, तो मत समझो बात को, जी ठीक। मत समझो, हटा दो उसको, विषय ही नहीं रहेगा भाई जी, ये तो समझाया नहीं जा सकता, छोड़ दो। यही बात आपके ईश्वर के समझाने पे आ जाएगी। आप ईश्वर को समझाओगे तो कैसे समझाओगे, उदाहरण देना। बताओ, कोई एक उदाहरण दो ईश्वर को समझाने का, मैं इसी शैली से आपका खंडन करता हूं। हाँ, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप बताओ तो।
आप वहां तो मान के चलते हो, आप ईश्वर को समझाने के लिए कई उदाहरण दे दोगे। ईश्वर है इसके लिए कोई उदाहरण दो, क्यों ईश्वर को माने? कोई उदाहरण दो कि जैसे इसको मानना पड़ता है ऐसे ईश्वर को भी मानना होगा, कोई उदाहरण दो। किसी वस्तु कोई भी वस्तु बनी है, हाँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला होगा। जैसे जैसे पेन ले लिया, पेन ले लिया, इसका बनाने वाला कौन है? इंजीनियर। इंजीनियर है। इंजीनियर विद्यालय में गया था, इंजीनियर कपड़े पहनता है, इंजीनियर खाना खाता है, उसका जन्म हुआ। ईश्वर पे घटता है ये? नहीं। तो फिर कैसे उदाहरण दे रहे हो आप? अगर ईश्वर, अगर वो बनाने वाला खाता है तो फिर ईश्वर भी खाने वाला हुआ। हाँ। एक तरफ आप ईश्वर को सर्वव्यापक कह रहे हो, एक तरफ आप एक देशी उदाहरण दे रहे हो, ईश्वर को नित्य कह रहे हो, ये उत्पन्न वाला कर रहे हो। आपको कितना खंडन हो जाएगा? आप एक भी सिद्ध नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैं कोई उदाहरण दे दूंगा ना, जैसे मैं खंडन कर रहा हूं या आप खंडन, तो सबका खंडन हो जाएगा। फिर तो आप ना ईश्वर को समझा सकते ना आत्मा को समझा सकते, किसी को नहीं समझा सकते। तो समान लेकर के चलते हैं कि अपने को हम जब उदाहरण से समझाएं तब तो हमारे उदाहरण ठीक हैं, और उनके उदाहरण समझाने में हम ऐसे ऐसे दोष निकालेंगे तो वो भी कहेंगे ना कि अच्छा आप समझाओ, आपके उदाहरणों में भी तो ये दोष है। तो न्याय दर्शन की भी एक मूल बात है उदाहरण। यूं तो हम उदाहरण जिंदगी भर देते रहते हैं, हेतु और उदाहरण सामान्य बातें हैं, कितने उदाहरण देते हैं, लेकिन ठीक उदाहरण देना और उस उदाहरण के मूल तत्व को समझना कि किसके लिए बताया जाए, बस बुद्धिमान वहां पर समझ लेगा, बाकी तो वो उसमें उलझ के रह जाओगे आप। सारी चर्चा यही चली जाएगी कि उदाहरण बना कैसे, मूल बात तो कहीं की कहीं जाएगी नहीं। पहले उदाहरण समझ में आए तो बात समझ में आएगी, बात तो ठीक ही है भाई, आपने समझाने के लिए उदाहरण दिया, उदाहरण ही समझ में नहीं आ रहा है तो कहां से समझ में आएगी बात? अब सारी चर्चा उदाहरण पे चली गई, तो उदाहरण होता कौन सा है? बात ठीक है, जहां पर लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य होता है। लेकिन अगर लौकिक व्यक्ति बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानता हो तो कौन सा उदाहरण हो सकता है उसके लिए? कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक देश, उदाहरण का एक देश लिया जाता है, उतने अंश में ही समझना है, बाकी नहीं समझा सकते आप किसी को नहीं, कोई किसी का उदाहरण ही नहीं हो सकता यूं तो न्याय दर्शन के अनुरूप ही ये बात है कि आप, उन्होंने एक अंश कहा है, अब इसको लेके खंडन मत करो। वहां पर जो कहना चाह रहे हैं वो बस आपको त्रिआयाम में सिखा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, आपको द्विआयु में बताना पड़ेगा। उसके लिए बस गड्ढा होता है, ऐसी उनकी परिकल्पना है। वो लोग चित्र बनाते हैं, एक जाली सा है। अब यूं तो इनसे भी मैंने पूछा तो बोले कि नहीं, मैंने कहा कि अगर गड्ढा है तो वो कोई चीज तो हुई, जैसे चादर है। बोले नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है ऐसी कि जिसमें गड्ढा हो जाए, बस उसके उस वस्तु के पास में ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि दूसरी चीज लुढ़क के आती है। अब बताओ क्या करोगे आप, क्या उत्तर दोगे? ऐसे नहीं समझ सकते है, जितना है बस उतना। हम ये नहीं कह रहे कि उसको समझना है और वो अंतिम सिद्धांत है। वो क्या कह रहे हैं हमारी दृष्टि में कुछ कुछ समझ में आ जाए, और वैशेषिक पढ़ते समय उसका जो तालमेल लग सकता है वो लगा लें, बस इतना ही है। दूसरा प्रश्न है, अन्य करेंगे पहले, फिर बाद में करना आप। और कोई पूछने वाले? पूछिए। जी नमस्ते। अच्छा, ये मेरा सूत्रों के ऊपर है तो जो हमने पहले पृष्ठ संख्या 31, हाँ। पहला सूत्र ही, तो या दूसरे सूत्र के साथ भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर बात है, पहले सूत्र में ही देख लेते हैं। तो कार्य उत्पन्न होने के बाद समवायी असमवायी कारण जो है उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन वो नष्ट होता है तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। निमित्त के साथ ये बात लागू नहीं होगी। उन दो कारणों का उल्लेख अभी पहले मत करो। उसमें ये आएगा कि कोई कार्य वस्तु बन गई है, तब यदि इस सूत्र को लगाएंगे तो जिन कारणों से वो वस्तु बनी है, अगर उन कारणों का नाश हो जाएगा तो कार्य का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिद्धांत निकला। पर इसमें हम निमित्त कारण को अथवा ऐसे असमवायी कारण को जो कि उसके साथ में जुड़ करके नहीं रहता है, वो नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि उपादान कारण है, वो नष्ट हुआ तो कार्य नष्ट हो जाएगा। और निमित्त असमवायी कारण संयोग, वो नष्ट हो गया तो होगा। और असमवायी कारण जो गुणों वाला होता है, गुण का गुण, वो नष्ट हो जाएगा तो कार्य में भी गुण नष्ट हो जाएगा। तो इन अंशों में हम इस सूत्र को घटा सकते हैं।
हाँ, अब बोलो क्या पूछना है ठीक इसमें? है, तो वहाँ पर हमें कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म के संदर्भ से देखना देखना होगा। होगा। कार्य कर्म का तो हमारे को, कर्म तो वैसे ही क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको तो हटा देते हैं वहां से, उसको हम व्यवहार में अलग से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर यूं कह भी दें कि एक गति हो रही है किसी वस्तु में और वो वस्तु ही नष्ट हो गई है, तो गति भी समाप्त हो जाएगी, हम कह सकते हैं। ठीक है, एक वाहन चल रहा है और पंखा चल रहा है और पंखा नष्ट कर दिया किसी कारण से, तो पंखे वाली जो गति है वो नष्ट हो जाएगी, इतने अंश में ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फिर एक पुस्तक पंक्ति पढ़ने में आई कि कार्य गुण जो है तो उसमें निमित्त कारण भी यदि समाप्त होता है, कार्य गुण जो होते हैं, तो समवायी, असमवायी और निमित्त, तो इन तीनों में से कोई एक भी समाप्त होता है तो कार्य गुण का नाश हो। ऐसा कहाँ कहा? अच्छा, निमित्त कारण को तो बचाया है ना बाद में। देखो, जी, ये एक प्रथम सामान्य कथन आया कि किसी कार्य के, वस्तु बन चुकी है, उसके कारणों के नाश से कार्य का भी नाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जितने भी कारण हैं उनमें से किसी के भी कारण का नाश हो गया तो कार्य का नाश हो जाएगा। उसमें हम किसको बचा रहे हैं? निमित्त को। जैसे कुम्हार नष्ट हो गया तो घड़ा नष्ट हो, ये कोई नियम नहीं है वहां पर। संयोग से दोनों भी नष्ट हो सकते हैं साथ में, एक साथ कहीं गाड़ी में बैठे हों और या भूकंप आ जाए, घड़ा भी मर जाए, नष्ट हो जाए, और मन वो भी मर जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कोई संबंध नहीं है उसमें, उसको बचाया ना हमने यहाँ पर। तो जो सामान्यतया कारण है जहां घटता है, तो कारण के नाश होने से कार्य का नाश होता है। ठीक है, तो ये बात जहां घटती है वहां घट जाएगी बस। हाँ, नहीं उस पुस्तक के संदर्भ में, लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्य है भी तो उसको हम इस तरह से तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि उदाहरण तो मिल रहे हैं ना हमारे को, निमित्त कारण के बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं। घड़े का चाक है, डंडा है, और कुम्हार है, और दसियों चीजें आप ले सकते हो जो निमित्त कारण है, वो नष्ट हो जाते हैं, फिर भी वो कुछ नष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये उतने को ही उस वैसा ही अर्थ लेके चलना चाहिए। इसमें हमारे को कोई गलत बात तो लग नहीं रही है, विरुद्ध बात नहीं लग रही है। विरुद्ध बात लगेगी तो संशोधन कर लेंगे, लेकिन ये नियम हम नहीं बना सकते कि कोई भी कारण यदि है और वो कोई भी कारण नष्ट हो गया तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को ये व्यभिचार दिख रहा है, तो इसलिए वो नियम नहीं, इसका तात्पर्य हम वो नहीं ले सकते, वो नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? नमस्ते आचार्य जी। स्वामी ब्रह्ममुनि जी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 25, हाँ सूत्र नंबर 16, हाँ इसमें संयोग और विभाग को अनपेक्ष अकारण कहा है। गुण को, गुण को, संयोग और विभाग को सापेक्ष कारण होता है। सापेक्ष कारण, तो किसकी अपेक्षा से यह कारण होता है, कर्म की या गुण की? दोनों दृष्टियों से होता है ना, इसमें दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। तो संयोग और विभाग में कर्म से इसका भेद दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो जो संयोगज संयोग है और विभागज विभाग है, उसमें ये सापेक्ष कारण होता है। ठीक है, एक तो वो दृष्टि है, और दूसरा कर्म की दृष्टि से कि कर्म संयोग और विभाग में कारण होता है। लेकिन वस्तुतः यहां ये व्याख्या करते हैं संयोगज संयोग और विभागज विभाग के संदर्भ में। जो केवल संयोग सीधा सीधा है वो तो कर्म से हो गया बस। ठीक है, तो गुण जो है संयोग विभाग में सापेक्ष कारण होता है। तो ये जो संयोग है, ये संयोग एक गुण हो गया, ये संयोगत संयोग का कारण है, वो भी गुण है, वो भी संयोग है, संयोग और विभाग है, वो भी संयोगत संयोग है, विभागज विभाग है। उसमें ये सापेक्ष कारण है कि कर्म होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये होगा तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे। यहाँ संयोग गुण को ले सकते हैं, जो प्रथम संयोग होगा। संयोग गुण को लेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 31, हाँ सूत्र नंबर 1, हाँ इसके भाष्य में जो लास्ट वाली पंक्ति है कि मिथ्या ज्ञान को जन्म दुख आदि का कारण बताया है। मिथ्या ज्ञान को दुख जन्म आदि का कारण बताया। ठीक है, तो मिथ्या ज्ञान कैसे नष्ट होगा? कैसे नष्ट होगा? जी, तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान साधर्म वैधर्म से होगा। किनके साधर्म वैधर्म से?
षण्णाम पदार्थानाम साधर्म वेधर्म्या तत्व ज्ञानात निश्रेयसाधिगम। तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? मिथ्या ज्ञान हटेगा और तत्व ज्ञान होगा हमारे को प्रमाणों से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, ज्ञान से। तो प्रत्येक पदार्थ की तत्व ज्ञान की आवश्यकता है मुक्ति में, या आत्मा परमात्मा? और जो जो जितना आवश्यक है, सब वस्तुओं का, कार्य द्रव्यों का, सबका ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। ये विषय न्याय दर्शन में भी आया है कि हमें पूरा ज्ञान, तो कितना ज्ञान, ज्ञान तो अनंत है, अगर कहीं ना कहीं तो अज्ञान रह ही जाएगा हमारा। तो मान लो कोई योगी है, अब या हम सामान्य व्यक्ति भी ले लो, हम मान लो ऊंची स्थिति में पहुंच गए, अब रॉकेट चलाने को हमने कभी देखा नहीं, रॉकेट कैसे चलाया जाता है, हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है, और किसी को मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, और न जाने दुनिया में कितनी चीजें हैं। ठीक है, अब हम कपड़े पहनते हैं लेकिन कपड़ा बनाना तो नहीं जानते, हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते, कपड़ा कैसे रंगा गया, और अंदर भोजन हमने किया, हमारे से संबंधित ले लो, भोजन अंदर कैसे पच रहा है वो हमें पूरा नहीं पता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। जितना पाचन आदि से संबंधित, आहार से संबंधित ज्ञान हमारे स्वस्थ रहने के लिए, रोग से बचने के लिए, रोग से हटाने के लिए आवश्यक है, बस उतना पर्याप्त है। नहीं तो बाधा आएगी, उतनी उतनी बाधा आएगी। तो ईश्वर जीव प्रकृति का तीन का ज्ञान, तो और अनित्य को अनित्य मानना, शुचि अशुचि को शुचि मानना इत्यादि, ये जो विपरीत ज्ञान है वो हटेगा। तो नित्य को नित्य, शुचि को शुचि, ठीक है, चेतन को चेतन, जड़ को जड़, ये जो तत्व ज्ञान जितना आवश्यक है, और आत्मा से संबंधित कि आत्मा के दुखों की निवृत्ति कब होती है, कैसे होती है, बस उतना जिसने जान लिया तो सबको जान लिया। एक एक को जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति, मूल प्रकृति, सत्वर स्तंभ के बारे में मूलभूत बातें जान ली तो सबके बारे में जान ली। अगर हम कहें कि जी ये व्यक्ति है जो कपड़े के बारे में जानता है, तो कपड़ा क्या उसने दुनिया के सारे कपड़ों के बारे में जान लिया है? एक जैसा कपड़ा भी तो कितना बना हुआ होता है, कितने घरों में, कितने व्यक्तियों के पास में है, एक एक के पास जा जाके देखेगा क्या वो? नहीं। एक कपड़ा देख लिया कि भाई हाँ, सूती कपड़े ऐसे होते हैं, ये ऐसा कपड़ा ऐसा होता है, बस उसको पता है, तो बाकी सब भी जान लिए गए होते हैं। सबको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। सब में सबको कहें जी कि राग द्वेष को जानना है तब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तो हर व्यक्ति के राग द्वेष को जानने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। हम अपने राग द्वेष को जान करके उसको ठीक करके, या अपने से संबंधित जितना है उतना, उतने से उतना पर्याप्त है। ठीक है, हाँ बोलो। आचार्य जी, इस पहले ही सूत्र में जो ये तीन कारण बताए गए हैं, तो कारण तीनों में से एक कारण भी नहीं हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये तो ठीक है ना? वो ठीक है, वो पहला वाला अर्थ है कि कारण अभाव का मतलब है अविद्यमानता। अगर कारण की अविद्यमानता है तो कार्य की अविद्यमानता होगी। इसमें तो तीनों कारण आ गए कि मान लीजिए उपादान कारण है, असंवायी कारण भी है, लेकिन बनाने वाला नहीं है, निमित्त कारण, तो घड़ा नहीं बनेगा। वहां तो तीनों कारण घट जाएंगे। लेकिन जहां अभाव का अर्थ हम नाश होना करते हैं कि कोई कार्य बन गया है और उसमें कारण का नाश हो जाए तो वो भी नाश हो जाएगा, तो वहां तो वही कारण लिए जाएंगे जो उस कार्य में है। निमित्त कारण तो कार्य से अलग है, इसलिए वो वहां नहीं घटेगा। कार्य वस्तु में जो जो कारण अभी भी विद्यमान है, तो कौन कौन से होंगे? एक समवायी कारण होगा, एक संयोग असमवायी कारण होगा, अथवा द्रव्यस्थ गुणों, अवयवीगत जो गुण है वो नहीं, अवयवगत जो गुण है वो अवयवी के गुणों के कारण बन रहे हैं, तो वो भी तो इस कार्य में ही सम्मिलित है, तो उसके नाश से भी हो जाएगा। तो जितना वहां पर लागू होता है कार्य द्रव्य में जो जो कारण आज विद्यमान है, उन कारणों के नाश से कार्य का भी नाश हो जाएगा, यहां घटेगा। निमित्त कारण तो वहां है ही नहीं। तो पहले वाले अर्थ में तीनों कारण घटेंगे। हाँ, और जो ये महिपाल जी पूछ रहे थे उसमें सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित है। कौन सा? जो महिपाल जी संयोग और संयोजक विभाग से हाँ, पूछ रहे थे, हाँ, तो उसमें संयोग संयोगज संयोग की अपेक्षा, हाँ, वो संयोग की अपेक्षा रखता है। तो इस संयोग की अपेक्षा इसको सापेक्ष कहते कह रहे हैं। हाँ, संयोगज संयोग इस संयोग की अपेक्षा रखता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण देते हैं हस्त पुस्त संयोग। पुस्त का मतलब पुस्तक, हस्त मतलब हाथ हो गया। हस्त पुस्त संयोग से पुस्त शरीर संयोग भी हो गया, ये संयोग मानेंगे ना।
तो ये जो संयोग संयोग है, ये जो गुण है, ये हस्त पुस्त संयोग की अपेक्षा रखता है। ठीक है, बस इतना ही है। ये ऐसी मूल परिभाषा में नहीं आएगा, लेकिन कर्म में अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको हटाने के लिए ऐसी परिभाषा बनाई गई है। और चंद्रदेव जी। नमस्ते आचार्य जी। ये सूत्र दूसरा द्वितीय आने का, हाँ, यहाँ बोल रहे हैं कि कार्य का अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होता है। न तो कार्याभावात कारण अभाव। हाँ, जैसे घड़ा बना ही नहीं अभी, हाँ, तो कहते हैं कि मिट्टी का नाश नहीं हुआ है। घड़ा बना नहीं है। हाँ, अभी बना नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण मिट्टी का नाश हो गया है, ऐसा नहीं है। नाश नहीं, अविद्यमान हाँ, है। अविद्यमान नहीं। जब आप पहला अर्थ ले रहे हो बनने से पहले वाला, जी, कि अभी घड़ा बना नहीं है, तो घड़ा बना नहीं है इसका ये अर्थ नहीं है कि मिट्टी भी नहीं बनी हुई है। घड़ा नहीं है इसका ये अर्थ नहीं है कि मिट्टी भी नहीं है। जी, ये पहला वाला जो हम अर्थ लेते हैं, जी, तो ऐसा हो सकता है कि घड़ा नहीं है लेकिन मिट्टी है। कभी यह भी हो सकता है कि घड़ा नहीं है, तो क्यों नहीं है घड़ा? बोले मिट्टी नहीं थी इसलिए नहीं है, तो घड़ा भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है। रोटी क्यों नहीं बनी? आटा नहीं था। तो सदा हम ये नहीं कह सकते कि जब जब रोटी नहीं है इसका मतलब है कि आटा नहीं था, ये हम नहीं कह सकते। उस नियम को केवल खंडित कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जब घड़ा नहीं है या रोटी नहीं है तो आटा तो अवश्य ही होगा, मिट्टी तो अवश्य ही होगी, ये नहीं कह रहे हैं। घड़े के होने का, घड़े के न होने से सदा ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि कारण भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कारण के होते हुए भी, किसी कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि अन्य कोई कारण नहीं है। ये तात्पर्य है। हाँ, इसमें जो कारण के होने की बात कह रहे हैं, कारण के होने की, विद्यमानता की। जी, हाँ, तो जो कार्य हुआ ही नहीं है तो उसको कारण कार्य क्या संबंध कैसे बना रहे हैं? कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखो व्याकरण तो आप पढ़ते हैं, भावी संज्ञा भी होती है ना। तो ये भावी संज्ञा है, उस मिट्टी से घड़ा बनता है, तो यूं तो एक ही बात में हो गया कि भाई भावी संज्ञा भी होती है, आप मना क्यों कर रहे हो सकता है, इतना ही है। अब इसको आप दूसरी दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से देखें, तो हम व्यवहार में ऐसा प्रयोग करते हैं। ये भावी संज्ञा का भी सिद्धांत क्यों बोल दिया जाता है व्याकरण में? क्योंकि प्रयोग में देखा जाता है, प्रयोग में देखा जाता है। ठीक है, तो हमने उस तरह के प्रयोग देखे हैं, आटे से रोटी बनती हुई देखी है हमने। और अब जो आटा रखा है, तो ये रोटी का कारण हम कह रहे हैं। तो ये पिछला हमारा ज्ञान काम कर रहा है और हमें पता है कि इस आटे से रोटी बनने वाली है, तो ये उसका कारण है। पानी से प्याज बुझती है, तो पानी प्याज बुझाने का कारण है। तो पानी सामने है, तो हमने कहा जी प्यास लग रही है, पानी दो ताकि पानी से प्यास बुझ जाएगी। तो वहां आपकी शैली में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये कैसे समझ लिया कि पानी कारण है? पानी को तो कारण आप तब कहोगे जब आप पी लोगे और आपकी प्यास बुझ जाएगी, तब आप उसकी कारण संज्ञा कर सकते हो। लेकिन व्यवहार में हम खूब करते हैं, तो ये इस तरह का प्रश्न नहीं, ये अति प्रश्न चले जाएंगे, क्योंकि सारा व्यवहार हमारा जिंदगी का बहुत कुछ इसी में हुआ है। और ये कोई दोष भी नहीं है। अगर हम उस पानी को प्यास बुझाने का कारण कह रहे हैं, तो ये कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है कि देखो बिना, जब तक उस कारण नहीं हुआ तब तक कैसे कहेंगे। जैसे माता पिता के लिए कह देते हैं, भाई माता पिता हैं, भाई बच्चा होगा तब माता पिता संज्ञा होगी, बच्चा ही नहीं हुआ तो माता पिता संज्ञा कैसे होगी? कारणकारी संबंध हुआ ना। तो लेकिन इस तरह भावी संज्ञाएं भी होती हैं और हमारे व्यवहार में खूब है, ये खूब है। तो जैसे वहां हम समझते हैं, वहां हमारे को कोई अड़चन नहीं आती है, हम मान लेते हैं। क्या काम करता है उसमें? हमारा पूर्व अनुभव काम करता है। हम खुश भी हो लेते हैं, भोजन बनेगा, आज कुछ मिठाई बनने वाली है, हमें खूब अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज बनने वाली है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं ये उदाहरण है। भोजन अच्छा लगता है, दाल सब्जी चावल खाते हैं, पेट भरता है। अब आप जा रहे हो,
तो बोले आपके पास क्या प्रमाण है कि आज जो भोजन करोगे उससे भी पेट भरेगा, आपको स्वाद आएगा और ऊर्जा मिलेगी, इसमें क्या प्रमाण है? आपने खा के देखा है क्या? तो क्या केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है? भाई हमने बहुत बार खाया है, प्रतिदिन खाया है, ये रोटी नहीं दूसरी रोटी खाई है उसी तरह की, ये सब्जी नहीं दूसरी खाई है, और ये सब्जी भी कई बार खाई है। तो हम पूर्व अनुभूत ज्ञान के आधार पर अनुमान करते हैं ना, तो अनुमान भी एक प्रमाण है। आप भावी संज्ञा की दृष्टि से देख लिए या अनुमान, तो उसमें संभावना होती है, इसलिए ये कारण कहा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक। जो अभी आधुनिक दृष्टि हम समझे थे उसमें एक पूछना। बोलो। जैसे बताया गया था कि दो असमान भार वाली वस्तुएं किसी ऊंचाई से छोड़ी जाएं, एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ी जाए नीचे, हाँ। तो नीचे भी समान समय में पहुंचेगी। हाँ। इसको निर्वात स्थान में करें तब भी पहुंचेगी? तब तो पहुंचेगी ही पक्का। सवात में यानी जहां हवा है वहां तो फिर भी कोई बाधक कारण है कि भी चलो हवा है, और उसके कारण थोड़ा थोड़ा असर तो आएगा, क्योंकि हम सदा सब कारणों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन निर्वात स्थान बना सकते हैं। वहां तो ये और सटीकता से सिद्ध होगा, और अधिक सटीकता से होगा। वो आप हल्की चीजों को भी ले सकते हैं वहां पर, क्योंकि जो कागज वागज या पंख हमने दिया तो वो तो हवा में झूलता झूलता आ रहा है, पंख या जो भी। अब निर्वात स्थान में करेंगे तो वो हवा वाला बाध रहा है नहीं जो उसको झुला रहा है। तो निर्वात स्थान में तो ये और अधिक सटीकता के साथ में और अधिक प्रामाणिकता के साथ में सिद्ध होगा। ये तो उन्होंने खुली हवा में भी कर दिया तो भी, और परिशुद्धता की दृष्टि से वो एकदम 100% परिशुद्ध नहीं होते हैं, ये थोड़े बहुत अंतर होते हैं, वो मान्य नहीं होते, क्योंकि हमने 1 किलो लिया 10 किलो लिया तो अंतर तो बहुत आना चाहिए था, लेकिन उतना अंतर नहीं है, लगभग साथ ही आ गए हैं, तो हम उसको साथ ही मानते हैं। एक स्थूलता से समझने के लिए, एक आप प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे तो वो एक होता है परिशुद्धता कि दशमलव के कितने अंक तक परिशुद्धता है, आपकी 100% परिशुद्धता है, 99% परिशुद्धता तक आप परिणाम ले रहे हैं, 99.5 तक ले रहे हैं। तो ये जो कुछ बातें होती हैं स्थूलता से समझाने के लिए होती हैं। वायु का तो बाधन होगा ही, वो तो सिद्धांत पहले से उनका स्थिर है ही, वायु भी उसमें घर्षण देगा, उसको रोकेगा, तो उसका अंतर आएगा, वेग में अंतर आएगा। ठीक है, प्रतिबल लगेगा तो वेग में अंतर आएगा, त्वरण में अंतर आएगा, समय में अंतर आ जाएगा, पर निर्वात में तो और अधिक स्पष्टता से होगा। जो मतलब आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार से जब हम देख रहे थे कि कोई भी पदार्थ है वो अपने आप बिना किसी बल के कारण, कोई भी आकर्षण बल नहीं है फिर भी वो आ रहा है धरती की ओर खिंच रहा है, तो ऐसे ही हम जब यहाँ से कोई चीज़ ऊपर की ओर जाती है तो उसमें बल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वहाँ पर भी हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बिना बल के ऊपर चली जाए वो? तो उसमें तो व्यवहार का जो नियम काम करेगा ही नहीं, यहाँ तो अतिरिक्त बल है। वो बात केवल वो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कह रहे हैं। आइंस्टाइन ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है वो बिना बल के हो रही है, वो अन्य बलों का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। हमने धक्का दिया, हमने ऊपर फेंकी, वो तो मान्य है ही, लेकिन हम यहाँ पर है तो उससे संबंधित जो जो आकर्षण है वो यहाँ पर है, हमने ऊपर फेंकी तो ऊपर है, तो ये अतिरिक्त बल लगा। तो पृथ्वी का अपना बल है, बल शब्द हटा दो, मान लो आइंस्टीन की दृष्टि से वो वस्तु यहाँ आई हुई है, पृथ्वी पे पहले से रखी है, अब हमने उसको उठा लिया तो ये एक अतिरिक्त बल जुड़ गया ना, एक नया तथ्य आ गया। तो उसके आधार पर हम अगर ऐसा बल लगाते हैं कि वो उठ जाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान भी है, उस पर भी निर्भर करता है। हम 5 किलो की चीज 10 किलो की यूं उठा लेंगे, लेकिन 100 किलो की तो हम यूं नहीं उठा पाएंगे। हम कितना भी बल लगा लें तो बल कितना है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इन सबको देखते हुए गणनाएं की जाएंगी। तो वो अतिरिक्त बल है तो वो तो ऊपर ले ही जाएगा, उसका वो निषेध नहीं कर रहे हैं। अर्थात आपका प्रश्न क्यों उठा, क्योंकि आप ये मान लिया आपने कि वो तो किसी बल को मानते ही नहीं है, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं था। कोई भी बल नहीं मानते तो ये प्रश्न आता आपका। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मान रहे वो, बस हाँ, अपने तो आप ठीक समझ पा रहे हो। तो जब आप ऊपर कह रहे हो तो एक नया बल लग गया ना। तो फिर जाते समय भी धरती को खींचना नहीं चाहिए, जैसा भी क्यों नहीं, उनकी भाषा में धरती नहीं खींच रही है, हम भेजने के लिए अपना बल लगा रहे हैं। हम अपना बल लगा रहे हैं, ऊपर गया। आप उसको वही गड्ढे वाले उदाहरण में देख लो कि गड्ढे में कोई चीज नीचे गई भी है और हम यूं धकेल के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं,
तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नीचे नहीं है, वो तो बल लग रहा है अभी भी। बल शब्द छोड़ दो, वो नीचे आने के लिए प्रयत्नशील है। वो वस्तु नीचे आने के लिए प्रयत्नशील है। हमने नीचे से उठा करके थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया, हमारा बल है, हमने रोक रखा है, वो तो प्रयत्नशील है। कैसे पता लगेगा कि अगर उस वस्तु को हम स्वतंत्र छोड़ दें, स्वतंत्र का मतलब है हमने जो हाथ लगा रखा था वो छोड़ दें, तो क्या होगा, वापस नीचे आएगी। जी। तो वो तो काम कर ही रहा है, वो हटा नहीं है। उसका जो अपना नीचे आने का स्वभाव है, उसकी तरफ आने का, वो तो काम कर रहा है। हम प्रतिबल अधिक लगा रहे हैं तो वो हम उधर उसको देशांतर या विस्थापित करने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो अच्छा जी, जैसे अंतरिक्ष यान अथवा सैटेलाइट भेजते हैं तो सीधा ना भेज करके ऐसे धरती के गोल चक्कर लगाते हुए भेजते हैं, तो उसमें भी सीधा भेज ही नहीं सकते हैं ना, होता ही नहीं है वो। हमारे प्रतीत ऐसा होता है, वो शुरुआत में जाता है तो आपको कैसा लगता है, सीधा लगता है, सीधा ही लगता है, फिर बाद थोड़ा में सा टेढ़ा हो जाता है। सीधे निकल ही नहीं सकते हैं ना। पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी है, ऐसे ही बाहर से जो चीजें आती हैं वो यूं सीधी यूं की यूं थोड़ा गिर जाती हैं। ये तो हम अपने कमरे में या इन थोड़ी सी जगहों में कह सकते हैं कि ऊपर से गिरा कुतुब मीनार से तो एकदम सीधा नीचे आ गया, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जब आप व्यापक रूप से देखेंगे तो वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे ही जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं और ऐसे ही आते हैं। कोई भी चीज आती है तो वो इसी तरह आती है। दूसरा प्रश्न है, कल जो अग्नि के विषय में पूछा था कि किरणें जो हैं आकर्षित क्यों कर रहा है सूर्य, तो आपने कहा था कि उसमें भी गुरुत्व मानना चाहिए क्योंकि उसमें परमाणु आदि हैं, सत्वर स्तंभ है। तो जैसे हम रूप रस गंध स्पर्श आदि को देखते हैं, वो भी गुण हैं, और उनमें भी हम देखें तो परमाणुओं का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण पता चलता है। तो जैसे ज़रूरी नहीं लगता कि कोई परमाणु से बनी वस्तु है तो उसमें गुरुत्व होगा ही, तो ऐसे ही उदाहरण बताओ ऐसी कोई चीज। अब आप देखो सारी जो बातें बोल रहे हो ना, उसको समझ के बोल रहे हो? हाँ जी, समझ के बोल रहे हो? अच्छा, देखो इन्होंने उदाहरण क्या दिया, आपके आगे भी सुने थे, अभी तक जो आपके वाक्य रहे ना उनको देखो। इन्होंने कहा, इनका प्रश्न ये है, तो सबको पृष्ठभूमि पूरी ना भी पता हो, इन्होंने जो कल थोड़ी बात की थी मेरे से कि ये लोग प्रकाश को, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं मानते, ठीक है, मास नहीं मानते, और इसलिए उसमें गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, वो उसको खींच नहीं सकती। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कहाँ काम आएगा, न्यूटन की दृष्टि से देखना है अभी, कि जहां दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं होती हैं वही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये उन्होंने मान रखा है कि प्रकाश में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हाँ, प्रकाश में मास नहीं है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, और इसलिए वो अपनी समान गति से जाती रहती है। ये एक सिद्धांत था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रकाश आ रहा है और उसका मार्ग भी बदल रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो उसमें समय में भी अंतर आएगा, ठीक है, कुल जो गति तय कर रहे हैं तो घूम के आएगा तो कम दूरी तय करेगा, उतने समय में देर लगेगी, वो सब गति मंद होती है। और ब्लैक होल में वो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है। तो जब ये कथन आया, इसका मतलब है कि उस ब्लैक होल का या वो जो पिंड था अत्यंत सघन अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला, वो प्रकाश की किरणों को खींच रहा है ना, तो वो पिछला सिद्धांत तो खंडित हो गया। आप यहां दो बातें हैं, या तो आप ये मानो कि वो जो प्रकाश की किरणें थी उनमें भी द्रव्यमान था, तब तो घट जाएगा, या आप ये करो जैसा कि आप परिकल्पना कर रहे थे, ये मानते हुए कि प्रकाश की किरणों में तो द्रव्यमान नहीं है, उसको सत्य मानते हुए तो कोई एक अतिरिक्त बल होगा जो प्रकाश की किरणों को भी खींच लेता है। ये एक इन्होंने परिकल्पना की कि जो गुरुत्वाकर्षण खींचता है वो तो द्रव्यमान वालों को खींचता है, लेकिन प्रकाश की किरणों में द्रव्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो खींचती हुई दिख रही है, तो एक परिकल्पना की कि वहां कोई और बल होगा, तो वो बल सिद्ध करना पड़ेगा तब होगा। यूं तो परिकल्पना कुछ भी करते जाओ। तो उसमें पहला वाला पक्ष ठीक है हमारी दृष्टि से, और उन्हीं के विरुद्ध जाता है, और इसीलिए तो इनकी सिद्धांतों में अंतर हुआ ना, वो दूसरे का खंडन कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था, लेकिन वहां अंतर आ रहा था। तो वो कैसे आ रहा था, तो आइंस्टाइन की सिद्धांत के अनुसार अब वो द्रव्यमान वाली बात तो नहीं रही, वो घूम सकती है। ऐसी ही तो समस्याएं थी जो न्यूटन के द्रव्यमान वाले सिद्धांत से नहीं जुड़ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह का समाधान दिया। अब हम अपनी दृष्टि से देखें। अब आपने क्या प्रश्न किया कि जैसे अग्नि, इन्होंने तुरंत कहा भी अग्नि में भार नहीं होता है, जैसे उन्होंने कहा प्रकाश की किरणों में भार नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है,
तो अग्नि में भी देखो कहाँ भार होता है, अग्नि को तोल सकते हैं क्या? नहीं तोल सकते, उन्होंने कहीं पढ़ा भी होगा, अग्नि को तो तोल नहीं सकते। तो अग्नि में कोई द्रव्यमान नहीं है, तो वो तो बात ठीक है। और उसी से संबंधित आपके प्रश्न थे, वो ऊपर क्यों जा रही है और वो जो सारा था। तो अब इसको हम दर्शनों की दृष्टि से देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि अग्नि एक महाभूत है, या आप सूक्ष्म भूत कह लीजिए, तो वो प्रकृति से बना है सत्वर स्तंभ से। तो उसमें सत्वर स्तंभ में द्रव्यमान है, तो इसमें भी द्रव्यमान होगा, ठीक है। हमारी दृष्टि से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वायु में द्रव्यमान है तो अग्नि में भी होगा। हमारी दृष्टि से वायु और अग्नि में से कौन सूक्ष्म है? वायु ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश उससे भी सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी रचना भी ऐसी है और इसमें सूक्ष्मता, स्थूलता भी हम ऐसे ही देखते हैं। तो जब वायु का द्रव्यमान है तो आप अग्नि का क्यों नहीं कर सकते हैं? हम नाप नहीं पा रहे हैं, एक अलग बात है, ठीक है। तो वहां भी द्रव्यमान होगा, उस पर आकर्षण बल लग रहा है, तो हमारी दृष्टि से तो है। अब आप बोले कि जैसे अग्नि में है तो अग्नि में तो आपने कहा, तो फिर तो रूप, रस, गंध इनमें भी कण होते हैं, तो फिर इनमें भी द्रव्यमान मानना चाहिए, लेकिन उनमें तो हम द्रव्यमान मानते नहीं है। तो आप उसको कहां ले गए? रूप, रस आदि गुणों की तरफ ले गए। तो किसी को पकड़ में आ रहा है क्या कहां दिक्कत हो गई इनके? द्रव्य और गुण में भेद होता है या नहीं? आप द्रव्य की बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं? जब आप अग्नि की बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे? द्रव्य। द्रव्य की बात कर रहे थे। और उधर जब आप शब्द स्पर्श रूपरस पे आ गए तो किसकी बात करने लग गए? गुण की बात करने लग गए। तो अग्नि में जैसे परमाणु, तो फिर रूपरस गंध में भी परमाणु मानो, या रूपरस गंध में परमाणु नहीं होते तो अग्नि में नहीं मानो, तो ये साम्य बनेगा ही नहीं ना। आप दिशा को कहीं और ले गए। रूप रस गंध में जो आप परमाणु देख रहे हैं, मान लीजिए मधुर रस वाली कोई वस्तु है और आपको वहां परमाणु या कण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चीनी के कण है, तो इस विषय में हमारी पहले बात हुई थी कि गुण गुणी में रहता है। हम कह देते हैं कि ये मीठा है, पर वास्तव में गुण क्या, वहां पर द्रव्यगत कथन होगा। गुण में गुण नहीं होता, वो द्रव्यगत ही होता है। तो जहां भी आप रूप रस गंध आदि ले लेंगे, कहेंगे, तो वहां पर द्रव्य मानना होगा। अब कैसे मानना होगा, एक उदाहरण दूं आपके पक्ष में, या तो इस बात को समझाने के लिए। तो क्यारी में पुष्प लगे हुए हैं, मान लो गुलाब का है, चमेली का है, तो उस गंध का समवायी कारण कौन है? वो पुष्प है, ठीक है। और हम पास में चल के जा रहे हैं और हमारे को सुगंध आ गई, ठीक है। तो सुगंध अभी कहां पर है? हमारे यहां पर, यहां आ गई ना, हमारे को गंध की प्रतीति तो यहां हो रही है। और द्रव्य कहां पर है? दूर है, थोड़ा सा हमारे से 2, 4, 5, 10 फीट दूर है। तो बिना द्रव्य के गुण आ गया ना हमारे पास में। द्रव्य तो वहां पर है, गुण हमारे पास आ गया। परमाणु है इसके, परमाणु आ गए। गंध गुण जिसमें है वो किस में है? वो तो पुष्प का बताया था ना, पुष्प में है, पुष्प तो वहां पर रखा हुआ है। परमाणु फैल रहे हैं उसके परमाणु फैल रहे हैं। तो वो गंध आते हुए भी अब आपने परमाणु मान लिए ना, द्रव्य, अर्थात गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता है। तो पुष्पों में कुछ घटक द्रव्य होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, वो हवा से हल्के होते हैं, उड़ जाते हैं, वहां से निकल के आते हैं, फैलते हैं, वो हमारे पास है। तो हमारे पास गंध आई या द्रव्य आया? दोनों आए। अगर हम कहते हैं हमारे पास गंध आई, तो हम इसके वैशेषिक के सिद्धांत के अनुसार निश्चित कह सकते हैं ना कि वहां पर द्रव्य भी है। निश्चित कह सकते हैं ना कि वहां द्रव्य भी है, हमें दिखाई दे ना दे, हमारे को पता थोड़ा ना लगता है कि कौन सा द्रव्य यहां पर आया है। सूक्ष्मता से, वैज्ञानिकता से, यंत्रों से देखें तो पता लगेगा, नहीं तो हमें कोई पता नहीं लगता है कि वहां से कोई द्रव्य उड़ करके यहां पर आया है। हमें तो केवल गंध दिखाई देती, अनुभव में आती है। पर हमें एक सिद्धांत स्थिर हो चुका है कि गुण हमेशा गुणी में रहता है। तो यदि यहाँ गंध आई है और हम ये भी देख लेते हैं उसी पुष्प की है, क्योंकि हम उस पुष्प के जाकर के भी सूंघ लेते हैं, हमारा अनुभव है कि भाई ये गंध आ रही है तो ये इस पुष्प की आती है, वो कारण कार्य संबंध हम बना लेते हैं। तो गंध के देखने से हम द्रव्य का अनुमान कर लेंगे। गुण है तो गुणी अवश्य होगा। बस ऐसे ही आपका जो रूप रस आदि का है वहां पर देखेंगे। तो ये जो प्रकाश है, इनकी दृष्टि से इनके यहां एक सिद्धांत चलता है
कि इसको प्रकाश को हम कण माने या तरंग माने, इसको वेव माने, तरंग माने या कण माने। कभी ये कण की तरह दिखने लगता है, कभी वेव की तरह दिखने लगता है। कण कण मैटर मैटर। तो एक सिद्धांत ये भी मानते हैं कि भाई कोई वेव है तो बिना आधार के नहीं चलेगी, उसके लिए कोई द्रव्य चाहिए। और वहां से यहां प्रकाश और ऊर्जा यानी ताप और प्रकाश हमारे को प्रतीत हो रहे हैं। रूप बदल करके वही हो जाते हैं, लेकिन हम दो रूप में देखते हैं, गर्मी भी आ रही है सूर्य से और हमें प्रकाश भी प्रतीत हो रहा है। यद्यपि एक ही चीज बदल करके होती है, पर अभी दो मान के चलें, जैसा हमें दिखाई देता है, हमको अनुभव आता है उसके आधार पर। तो गुण है ना, ये गुण है, तो गुण है तो वहां गुणी भी होगा। और हमारे यहाँ रूप गुण अग्नि का माना गया है। अग्नि द्रव्य है या गुण है? द्रव्य है। तो प्रकाश की किरण भी अग्नि तत्व का है, सूर्य से आ रहा है, सूर्य अग्नि का गोला है, वो अग्नि तत्व है। वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, वो अग्नि तत्व ही है। हमारी दृष्टि से वो गुणी है, उसमें गुण भी है, तो उसमें भी द्रव्यमान होगा। हम पता लगा नहीं लगा पा रहे, ये एक अलग विषय है, लेकिन वैशेषिक और प्राचीन दार्शनिक दृष्टि से वहां गुणी अवश्य होगा। अगर वेव भी है तो वेव अपने आप नहीं होती, तरंग कुछ ना कुछ वहां पर होगा। किसमें तरंग है? कुछ ना कुछ आधार वहां पर होगा। ठीक है, हाँ। तो अब बोलो क्या प्रश्न बचा? वायु के वजन को तो हम वायु हालांकि अग्नि से सूक्ष्म है, जैसा अभी पता चला मुझे। हाँ। और अग्नि है थोड़ा स्थूल मान सकते हैं है। तो वायु का वजन तो हम पता कर ले रहे हैं, गुब्बारे में हवा भर के फिर वजन तोल के। अग्नि का नहीं पता कर पा रहे, तो इससे ये तो हम नहीं कह सकते कि हम उसका वजन नहीं पकड़ पा रहे हैं, ना पकड़ सकते। कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ना अग्नि का भार। एक अनुमान है केवल वहां तो। अनुमान है, प्रयोग से भी देख सकते हैं। कैसे? एक लकड़ी ली हमने, क्या ली? लकड़ी, उसका भार तोल लिया, उसकी नमी वमी हटा दी, जितनी भी नमी है, क्योंकि जलेगी तो उसकी नमी भी उड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमें सूक्ष्मता से प्रयोग करना है तो, नहीं तो स्थूलता से समझ लो। अब उसको जला दिया हमने, जला दिया तो जितने कण ऊपर गए थे, कण धूल जो काला वाला जो भी है, तो उसको भी इकट्ठा कर लो, और जो नीचे बचा है उसको भी इकट्ठा कर लो, उसको तोलो, कितना मिलेगा? लकड़ी जितना या कम? बाकी क्या हुआ? बाकी कहाँ है? बाकी क्या है? अधिक सूक्ष्म। अग्नि ही तो निकल गई उसमें से। अग्नि ही, आप जितने स्थूल कण हैं उनको कर लो, और बाकी जो अग्नि निकल गई वो क्या है? उसी का तो वजन था। सूक्ष्म कण भी तो बोल सकते हैं तो आप करो ना, तो बोल सकते हैं, तो निकाल लो सूक्ष्म कणों को जितने हैं। अब तो अग्नि भी तो सूक्ष्म कण है, हम उसका भी क्या मना कर रहे हैं? कण तो अग्नि में भी, आप अग्नि को तो पकड़ोगे नहीं। आप क्या पकड़ोगे? जालियां लगा दोगे, धुएं को पकड़ोगे, जलियांश उड़ेगा, और जलियांश को हटाने के लिए मैं कहूं कि उस लकड़ी को पहले से सुखा लिया, एक विशेष तापमान में रखा लकड़ी को, और बिल्कुल शुष्क कर दिया उसको, नाम मात्र की थोड़ी नमी रहे तो सब सूखा दिया पूरा। अब उसका भार तोल लिया तो वहां भार कम हो जाएगा ना। और अग्नि निकल के गई है, ये हमारे को प्रत्यक्ष है यहां से। इसका मतलब देखो, वैज्ञानिक भी मानते हैं सूर्य से जो प्रकाश निकल करके आ रहा है हमारे पास में, इससे सूर्य का द्रव्यमान कम हो रहा है। यद्यपि वो इतना विशाल है और इतना प्रकाश आते हुए भी चारों तरफ देखो कितना आता है, पृथ्वी पे ही कितना आता है और सब तरफ कितना जाता है, उसके बाद भी उसका परिमाण बहुत अधिक है, तो वो बहुत कम क्षय माना जाता है। लेकिन एक दिन क्षय को प्राप्त होगा वो, तो द्रव्यमान कम हो रहा है ना। तो द्रव्यमान कम हो रहा है, तो जो चीज निकल के जा रही है उसमें द्रव्यमान मानेंगे या नहीं मानेंगे? जिसके निकलने पे वहां द्रव्यमान कम हुआ, तो उसमें द्रव्यमान मानेंगे या नहीं मानेंगे? ठीक है, 1 किलो गेहूं है, पूरे 1 किलो है, और उसमें से हम 1 मुट्ठी निकाल ली, और अब तोला उसको तो मान लो 50 ग्राम कम हो गया, तो ये जो निकाला इसमें द्रव्यमान है या नहीं है, हम कह सकते हैं। ऐसे ये अनुमान से भी पता लगता है। वहां तो वो अन्य गैसें हैं, उनको मान सकते हैं। क्या? उनका वजन है। किसका? जो हाइड्रोजन आदि गैस है, जो
जिनमें जो विस्फोट हो रहा है तो वहाँ पर। अग्नि क्या है वहां पर, आप वो भी तो देखो। वो मान लो आजकल अग्नि को, प्रकाश के किरण को वो फोटोन कण बोलते हैं। उनके बंडल आते हैं, बंडल मतलब वो जुड़े हुए रहते हैं। वो कहां से आते हैं, कहां से निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? जो परमाणु संलयन की क्रिया सूर्य में चल रही है, उससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है, वो फोटोन कण निकलते हैं और वही प्रकाश के रूप में माने जाते हैं। आजकल जो अभी तक सिद्धांत मानते हैं, वो कहां से आए? गुण आ रहा है ना, तो गुणी भी वहां पर होगा, दर्शन की दृष्टि से देखेंगे। और वहां द्रव्यमान भी कम हो रहा है। इतने सारे तथ्य हैं, अनुमान है, इससे हम कह सकते हैं कि इसमें भार है। ठीक है, हाथी को तोला है कभी? तोल सकते हैं? वो कहानी सुनी होगी, एक ने कहा जी हाथी को तोलो, तो हाथी को तो तोल नहीं सकते, इतना बड़ा तराजू ही नहीं है, कहां से तोलेंगे? फिर लेकिन एक बुद्धिमान था, उसने कहा कि तोल देंगे हाथी को भी। आगे घटना याद कैसे? नाव में उसने पहले हाथी को नाव में, पहले तो नाव को पानी में रखा, उस पर चिन्ह लगा दिया, फिर हाथी को खड़ा किया, बड़ी नाव ली और जितनी नाव अंदर डूबी वहां पर चिन्ह लगा दिया, फिर हाथी को उतार दिया, फिर तोल तोल करके मिट्टी या गेहूं बोरियां डालते गए और हाथी जितने चिन्ह तक वो जितनी डूबी उतना का पान लग गया। तो उससे पता लग गया ना कि हाथी कितने किलो का था। तो हर चीज प्रत्यक्ष की जा सके आवश्यक नहीं है, उसकी युक्तियां होती हैं, हमको अनुमान से दूसरे तरीकों से हम पता लगा लेते हैं। तो उस दृष्टि से हम दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो वो लोग भले ही उसमें मांस ना मानते हो, ना मानते हो, उनमें भी अभी निश्चय नहीं है मांस है या नहीं है, क्योंकि न्यूटन तो कट ही गया ना। अगर वो कह रहा है कि बिना, जिसमें मास नहीं है उस पर गुरुत्वाकर्षण लग नहीं सकता है। खींचने वाली वस्तु में भी द्रव्यमान होना चाहिए और खींचने वाली में भी होना चाहिए, दोनों में द्रव्यमान होना चाहिए, मास होना चाहिए। ये एक सिद्धांत उन्होंने स्थिर किया। अब जब प्रकाश की किरण उधर जा रही है तो या तो आप उस सिद्धांत को खंडित मानो या तो ये मानो कि इसमें द्रव्यमान है। तो वो तो प्रश्न तो उन्हीं लोगों ने उन पर भी तो उठा रखे ना। और आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया, जो आज लगभग स्थिर माना जाता है, कल क्या पता है कि ये लग जाए। आज तो हमारे को तो कल्पना ही लगता है ना, सामान्य बुद्धि में तो हमारे को गम्य ही नहीं होता है वो। ठीक है, हाँ। जहाँ ब्लैक होल जो बताया, जहां जो ब्लैक होल बताया, ब्लैक होल जिनको बोलते हैं, हाँ, मतलब तो ब्लैक होल वो ऐसा दिखते थे कि जैसे काले छिद्र हैं। होल मतलब तो छिद्र हैं, जी, ऐसा दिखता था। वास्तव में वो कोई होल नहीं है कि कहीं चीज में गड्ढा हो, नाली की तरह से गड्ढा हो, ऐसा नहीं है, ग्रह, ठीक है। दिखता नहीं है वास्तव में। तो वहां द्रव्यमान है, बहुत बड़े बड़े वो हैं। तो हाँ, वो प्रकाश को इतना खींच लेते हैं और वहाँ से प्रकाश नहीं आ पाता। प्रकाश निकल नहीं पाता है। जी, हाँ, तो ऐसे ही वायु के विषय में भी वहाँ कहा जा सकता है कि वायु को भी वो खींच लेते हों। बिल्कुल होगा। वहां उन ग्रहों में हाँ जी, वायु उस रूप में रहेगी ही नहीं वहां पर। तो वो तो बहुत सघन होते हैं, केंद्रक उनका रहता है परमाणुओं का। न्यूट्रिनो वगैरह बहुत सघन होते हैं ना। जी, वायु के लिए तो वायु तो पृथ्वी से ही नहीं निकल पाती है। ये तो इसका कोई गुरुत्वाकर्षण है। क्यों पृथ्वी से ये सारी वायु उड़ करके ऊपर नहीं चली जाती है? क्यों इसी के साथ जुड़ी भी है इतने लंबे समय तक? थोड़ा बहुत कहीं अलग होता हो ठीक है, लेकिन साथ साथ चलती है। पृथ्वी कितनी तेजी से घूमती है यूं बताओ? पृथ्वी का अपना घूर्णन है अपनी जगह पे 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1600 किलोमीटर। हम गाड़ी 100 किलोमीटर भी चलाते हैं तो कितनी तेज होती है। और वायुयान सामान्यतया 500, 700, 800 और जो युद्धक विमान होते हैं वो और तेज चलते हैं 1500, 2000। तो पृथ्वी जो अपनी जगह पे यूं घूम रही है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 100 किलोमीटर तेजी से चलती हुई गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाएं तो हम हवा कितनी लगेगी हमारे को? और 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली कोई चीज जा रही हो, उसके ऊपर हो, अभी हम ऊपर ही तो बैठे हैं पृथ्वी के, और उसके ऊपर हवा है, तो हम कैसा लगना चाहिए हमारे को? हम खड़े भी नहीं रह सकते, पटक जाएंगे, गिर जाएंगे। आंखें कैसी हो जाएंगी? हम चलती गाड़ी में आंख खोल करके रहो तो कितनी हवा लगती है हमारे को, कितना बल लगता है, अनुभव आता है ना। और 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई जा रही है गति से, तो हमारे को कितना प्रभाव आना चाहिए? लेकिन नहीं है ना हमारे को। इसका मतलब है वायु साथ में चल रही है। तो ये तो है घूर्णन का। और उसका जो परिभ्रमण है, परिक्रमण है, जो चारों तरफ घूम रही है, वो 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा
कितना? 1,08,000 किलोमीटर। घूर्णन तो 1600 किलोमीटर था, मतलब लगभग 1,500, 2,000 भी नहीं था। ये जो चारों तरफ घूम रही है ना पृथ्वी, कल्पना नहीं कर सकते हम कितनी तेजी से घूम रही है। वो सेकंड में निकालते हैं गति, सेकंड में भी तेज है, मैं घंटे में बता रहा हूं आपको। 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। हमने कभी देखी है जिंदगी में ऐसी गति? हम कल्पना कर सकते हैं? हम 1,000 किलोमीटर की गति की भी कल्पना थोड़ी बहुत कर सकते हैं, 10,000 की, 1,08,000 किलोमीटर, और हमें कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। कारण पृथ्वी के साथ इसका वायुमंडल भी चल रहा है, कि जिस गति से पृथ्वी चल रही है हम उसके साथ हैं। तो पृथ्वी ने इस वायुमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण से, न्यूटन की दृष्टि से रोक रखा है, और वो भी साथ में घूम रहा है, इसलिए हमें प्रतीति नहीं हो रही है। आप इसको दूसरी दृष्टि से देखो कि हम लौकिक उदाहरण, रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी के डब्बे बंद हैं और अंदर वायु है, और हम वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि तेज चल रही है। लेकिन हम अगर खिड़की खोल करके अपना हाथ बाहर करें तो कितनी तेज लगती है, दरवाजे पे करके हम अपना चेहरा बाहर करें तो कितनी तेज हवा लगती है, हमारे कपड़े कैसे जाते हैं। अंदर बैठे तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा, कारण कि अंदर की हवा उस रेलगाड़ी के साथ साथ चल रही है, तो हमारे सापेक्ष उसकी गति में भेद नहीं है। लेकिन बाहर की तो हवा अपनी गति में है, वो रेल की गति से नहीं चल रही है, तो हमारे सापेक्ष उसकी गति तीव्र होगी, तो वो धक्का देगी हमारे को। बस ऐसा ही यहां पर है। भले ही इसके ऊपर चारों ओर कोई ढका हुआ नहीं है जैसे रेलगाड़ी में ढका हुआ है, क्योंकि बच्चा तो पूछ सकता है ना ऐसे ही कि भाई जी रेलगाड़ी में तो बंद कर दिया आपने है, तो यहां कहां क्या बंद है, ये हवा बंद कैसे है? क्योंकि बंद नहीं करोगे तो हवा निकल जाएगी, टायर में से हवा निकल जाएगी, बंद नहीं करोगे तो इसमें किसने बंद कर रखा है इस हवा को? कुछ भी नहीं, इसके आकर्षण ने खींच रखा है। ये विज्ञान न्यूटन के आधार पर उत्तर देता है, इसलिए हमें प्रतीति नहीं होती है। तो पृथ्वी वायु को भी खींचते हैं, किसी को भी, कोई भी द्रव्य होगा उसको खींचेगा। वो केवल प्रकाश के लिए नहीं है, वो केवल वायु के लिए नहीं है। आप सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी कर लो, सब पे लगेगा, वो द्रव्य मात्र पे लगेगा वो नियम। ठीक है, और कोई पूछो। ओ आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी कल की कक्षा में जो एक विषय आया था कि समय मुड़ता है, घेराव होता है, वो स्पष्ट नहीं हुआ जी। वो तो थोड़ा समझने की बात है। प्रयास करता हूं मैं कुछ बताने का आपको कि समझ जाए तो। ये जो सारा ये देखते हैं अधिकतर प्रकाश के साथ में देखते हैं, प्रकाश की गति के साथ। ठीक है, सामान्य अवस्था में हमारे को इसका बोध नहीं होगा, तो आपको कुछ परिकल्पना में चलना पड़ेगा घटना को, लेकिन उदाहरण कुछ लौकिक होंगे तो उससे आप परिकल्पना में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक विमान जिसमें हम बैठे हुए हैं और उसमें उसके नीचे या तो अंदर भी ले लो आप, विमान में ही ऊपर एक कांच लगा हुआ है, दर्पण, और हमारे पास में टॉर्च है। ठीक है, पर अंदर इतना बड़ा नहीं होगा। बाहर का उदाहरण ले लो, वो बाहर का देते हैं एक उदाहरण। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख से कम है कुछ, समझने के लिए हम औसतन ये माना जाता है 3 लाख। हम जिस विमान से जा रहे हैं उसके नीचे कांच लगा दिया, तो यदि कोई प्रकाश की किरण कांच पे जाती है तो लौट के आती है, ये हमें पता है। ठीक है, दर्पण वगैरह में, दर्पण वाला कांच, आर पार नहीं, दर्पण, मिरर। तो ऊपर से उस कांच की और विमान की दूरी 1.5 लाख किलोमीटर हमने मान ली। 1.5 लाख किलोमीटर इतनी दूरी पे लगा लिया। अब जो विमान चल रहा है वहां से, और ये कांच भी चल रहा है साथ में, तो वहां से एक प्रकाश की किरण छोड़ी गई टॉर्च से। अब वो नीचे जाकर के और दर्पण के कारण वापस आएगी, तो उसको कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा ना। अगर ये स्थिर है अभी तो 1 सेकंड लग गया। अब अगर ये दोनों चल रहे हैं,
दोनों अगर गतिशील हैं और उस समय अगर प्रकाश की किरण को छोड़ा गया तो कितना समय लगेगा? अब ऐसा समझिए कि इस विमान से एक प्रकाश की किरण छोड़ी गई और ये प्रकाश की किरण से ही तेज चल रहे हैं। अंदर वाले को क्या प्रतीति होगी? ये दोनों चल रहे हैं तो ऊपर से गई किरण जा करके वापस आई तो वो 1 सेकंड में उसको आ जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी में हम गेंद फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, तो भले ही गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, सीधा उदाहरण वैसा नहीं है, लेकिन प्रकाश के बारे में वो ऐसा कहते हैं। वो लोग जैसा समझाते हैं उसके अनुसार बोल रहा हूं मैं अभी। तो जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है और ये दोनों चल रही हैं, उसको यही लगेगा कि ये प्रकाश की किरण छोड़ी और ऊपर आई तो 1 सेकंड में आ गई। और एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कैसा लगेगा? यहां दोनों हैं, यहां से प्रकाश की किरण छोड़ी गई, अब ये दोनों चलते जा रहे हैं, वो प्रकाश की किरण नीचे आकर के कहां जाकर के टकराएगी? वहां से 1.5 लाख किलोमीटर आगे जाकर के टकराएगी। एक तो ऊपर से 1.5 लाख किलोमीटर, एक इधर से चली थी और ये प्रकाश की गति से चल रही है, तो आधे सेकंड में वो 1.5 लाख किलोमीटर आगे चली गई और वो प्रकाश की किरण भी आ रही है, तो यहां जाकर के जो टकराएगी तो वो सीधी आएगी या तिरछी आएगी? सामने वाले को, जो बाहर बैठा हुआ है, उसको कैसा दिखाई देगा? तिरछी आएगी। और आगे भी वो उसी गति से जा रहा है, प्रकाश की गति से, अब वो वापस ऊपर जा रही है तो उसको वो भी तिरछी जाएगी, क्योंकि जब तक वो ऊपर जा रही है तब तक वो भी दोनों चलते चले जा रहे हैं। ऐसी वो परिकल्पना करते हैं, तो वो उसका जो पथ बनेगा वो यूं तिरछा बनेगा। सामने वाले को, अंदर वाले को अपनी दृष्टि से तो 1 ही सेकंड में आ गया, खड़े हुए हैं तब भी 1 ही सेकंड में आ गया, लेकिन ऐसा करेंगे तो वो समय उसका बढ़ जाता है। तो ज्यादा देर चला कम समय में, 1 ही सेकंड में गया वो अंदर वाले की दृष्टि से, लेकिन गति इतनी सारी हो गई। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये मानते हैं कि जो अगर प्रकाश की गति से कोई जा रहा है तो उसका काल कम हो जाता है, टाइम डाइल्यूशन बोलते हैं वो। काल जो है ना विरल हो जाता है, तनु हो जाता है। जैसे कि मीठा घोल है, कोई शहद है, पानी मिला दिया तो उसमें मीठापन कम हो जाएगा, जितना पानी मिलाते जाएंगे मीठापन कम होता जाएगा। तो ऐसे ही विरलता आ जाती है, ये तनुत्व आ जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो काल डाइल्यूट हो जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उसको काल का बोध ही नहीं होगा, बहुत कम समय में जाएगा। तो वो लोग ऐसा कहते हैं, कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति विमान में बैठा, 2 भाई थे, एक विमान में बैठ गया जो प्रकाश की गति से चल रहा है, और वो 1 महीने घूम करके आया। तो घूम के आया तो उसके लिए तो 1 ही महीना बीता था, लेकिन ये जो पृथ्वी पे है उसके लिए कई साल बीत गए। तो जब वो लौट के आएगा तो उसका भाई तो बूढ़ा हो जाएगा और वो तो जवान ही रहेगा, उसके लिए तो 1 ही महीना रहेगा। ऐसी परिकल्पना करते हैं वो। तो ये हमारे समझ में नहीं आती है और वो गलत भी हो सकती है, लेकिन काल में भेद हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत बुद्धिमान है और वो मूर्ख है। मूर्खतापूर्ण बात पे ही तो हमारे को हंसी आती है, मुस्कुराहट होती है, विचित्र बात पे होती है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे को ऐसा ही लगेगा, हमारे को ये गलत ही लगेगा, पर वो लोग ऐसा उदाहरण देते हैं। तो जो काल है वो बदल जाता है, ऐसा इस तरह के और कई उदाहरणों से वो लोग समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ? बोलो। स्वामी, जो आचार्य जी, जो प्रणव जी ने पूछा था कि बॉल को सीधा फेंकते हैं तो अधिक दूर जाती है, अधिक दूर जाती है, और ऊपर फेंकते हैं तो कम दूर जाती है। हाँ। तो आपने बोला था आगे विषय आएगा तो समझ में आएगा, तो आया नहीं। वैसे तो उन्होंने कुछ उत्तर बता दिया था। तो ये तो निर्भर करता है, देखो जैसे जैसे हम ऊपर फेंकते हैं उसमें प्रतिरोध के ऊपर रहता है ना, हम कितना बल लगा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो आपने यूं गोल घूमने वाली के लिए पूछा था या सीधे के लिए पूछा था? हैं? भी फेंकेंगे तो हम भले ही सीधा भी फेंके, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्यों कारण नीचे आ जाता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहां पर उसके बल में है। देखो इधर अगर हम यूं किसी चीज को फेंकते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके बिल्कुल विपरीत में आ रहा है,
ये ऊपर जा रहा है तो उसके क्या बिल्कुल विपरीत है, एकदम विपरीत में जा रहा है। और जब हम यूं फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के एकदम विपरीत नहीं जा रही है चीज, यहां जा रही है और ये साथ साथ में नीचे खींच रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ये, तो उतना बल नहीं लगेगा लेकिन वैसा नहीं लगेगा, बल की पृथकता हो गई ना उसके कारण से। देखिए ये जो सारा बल और गति है ये जो है, ये अब सामान्य रूप से तो हम थोड़ी सी चीजों में समझ लेते हैं, लेकिन इसकी अलग अलग घटनाओं में जो गणितीय व्याख्या है, या कौन सा गणित लगेगा, उसमें कौन सा कोण लगेगा, जैसे वो बता रहे थे कि भाई उपग्रह को जब छोड़ते हैं तो कितनी गतियां, हर छोटी छोटी गणनाएं की जाती हैं, और सामान्य व्यक्ति हम कर नहीं सकते, गणनाएं करने लगे हैं तो नहीं, कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते, सामान्य कंप्यूटर से भी नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर ही जवाब दे जाएगा, उसमें इतनी गणनाएं सूक्ष्म होंगी और न शीघ्रता से। सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत तेजी से काम करने वाले, उनसे गणनाएं सटीकता से, बहुत छोटी सटीकता से आती हैं, जो कि हमारे लिए कुछ महत्व नहीं, हमारे लिए तो कोई भेद ही नहीं लगेगा, इतनी सूक्ष्मता से वो होती हैं। और तब ये फिर सटीकता से इतनी दूर जाती है, क्योंकि बहुत दूर जा रहा है तो सटीकता होनी चाहिए। तो हर चीज गणना की जाती है, छोटी छोटी चीज, वो भेद होता है। और यही विज्ञान में जो आगे पढ़ते हैं, अब मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण को 9वीं 10वीं में भी पढ़ रहे हैं, 6ठी में भी पढ़ रहे हैं, और वो फिर विज्ञान स्नातक में भी पढ़ रहा है, परास्नातक में भी पढ़ रहा है, उसी गुरुत्वाकर्षण को तो भेद होता है ना वहां पर। ऐसे ही गति का है, यांत्रिकी का है, ऊर्जा का है, इन सब की गणनाएं, अब जो गतियां हैं और हैं, कितना बल लगेगा, क्या होगा। अब जैसे गाड़ी बन रही है तो वहां भी बल और वो सब काम करता है ना, ऊर्जा। हमने सामान्य नियम समझ लिया, लेकिन हम गाड़ी तो नहीं बना सकते। गाड़ी बनने के लिए कहाँ कितना गोल होना चाहिए, कितनी ऊर्जा लगेगी, कितना घर्षण होगा, वो सब गणनाएं करके वो फिर बनाते हैं कि हाँ ये गाड़ी इतनी गति से चल सकती है, इतना बल लगेगा, ये होगा। सब वो गणितीय चीजें बहुत विस्तार से आती चली जाती हैं। यही ऊंची पढ़ाई है, आगे आगे उसी में विस्तार करते जाते हैं, सूक्ष्मता आती जाती है। तो जैसे कि ऊपर फेंका तो क्या होगा, बगल में फेंका तो क्या होगा, और नीचे फेंकेंगे तो, नीचे फेंकेंगे तो अधिक दूर जाएगी या कम दूर जाएगी? ऊपर फेंकते हैं तो अधिक दूर जाती है, या नीचे फेंकते हैं तो अधिक दूर जाती है? और बगल में फेंकते हैं तो अधिक दूर जाती है? बताओ। नीचे फेंकने में, पर हमारे को खड़ा कहाँ होना पड़ेगा? हम यहीं खड़े हैं और फिर प्रयोग करने लगे कि देखो मैंने नीचे फेंका तो 2 फीट नीचे गई, 4 फीट नीचे गई, और ऊपर फेंका तो 10 फीट ऊपर चली गई, तो ये तो सिद्धांत गलत हो गया। नहीं, हमें खड़ा भी ऊपर होना पड़ेगा। कितनी ऊपर जाके खड़ा होना चाहते हो आप? कहीं भी चले जाओ, कुतुब मीनार पे चले जाओ, दुनिया की क्या बुर्ज खलीफा या जो भी सबसे ऊंची मंजिल है, वहां जाकर के ऊपर से घेरो, ठीक है? और थोड़ा जोर भी लगा दो, आप अपना बल भी लगा दो, स्वतंत्र मत छोड़ो उसको कि यूं छोड़ दिया, अपना भी बल लगा दिया। आपने फेंका है, वो कितनी दूर तक जाएगी? क्यों? क्या ये हमारे बल का है? पृथ्वी का बल भी तो साथ में काम कर रहा है। तो कहां, कैसे, किस दिशा में हमने फेंका है, इन सभी के ऊपर तो निर्भर करता है। आप ये गोला फेंक देख लो, भाला फेंक देख लो, कौन कितनी दूर फेंक पाता है, तो कितने कोण पे फेंकना है, वो सब विज्ञान वहां आजकल काम करता है, उसको उनको बताया जाता है। व्यक्ति खुद थोड़ा बहुत समझ लेता है। हमने बिल्कुल सीधा फेंक दिया तो बाण अधिक दूर नहीं जाएगा। वो भाला, प्रतियोगिताएं होती है ना, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, विश्व प्रतियोगिताएं चल रही हैं, आप उसको सीधा फेंकोगे तो अधिक दूर नहीं जाएगा। आप ताकत तो आपने लगा दी है, लेकिन वो दूर तक नहीं जा पाएगा। और आपने एकदम ऊपर फेंक दिया तो भी नहीं जाएगा। किस कोण पे फेंकना है कि वो अधिकतम दूर जाए और फिर वहां आगे जाकर के लगे। इन सब में अपना बल, वस्तु का भार, प्रतिरोध और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये सब बहुत सारे तथ्य काम करते हैं। उस पर हमारा परिणाम निर्भर करता है कैसे। उसमें सबसे कम वाला जो होता है वो उस तरह जो प्रयोग करेगा वो उसमें सफल हो जाता है। तो इसमें बहुत सूक्ष्मताएं हैं आगे जाकर के, ठीक है? और कोई बात? आप तो कक्षा में नहीं है अभी, जो परीक्षाएं देते हैं ना उन्हीं के लिए रहती है ये कक्षा। जो पढ़ते हैं नियमित वही, उन्हीं के लिए प्रश्न के लिए रहता है, अलग से पूछ लेना आप। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। तो पिछली बात तो आप छोड़ दो, उतना अपने को विज्ञान में नहीं जाना है। हमारा क्या हुआ, कोई वस्तु नीचे गिरती है तो हमारी दृष्टि से जो कारण है गुरुत्व, उस वस्तु का कारण बताया। न्यूटन की दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से हुआ। आइंस्टीन की दृष्टि से वो वस्तु, उसमें बल नहीं कह रहे, लेकिन गिरेगी उन्हीं नियमों से, पर
ऐसा वो एक गड्ढा, सापेक्षता में ऐसा कुछ दबाव, वो ऐसा प्रभाव आता है कि वो वस्तु उधर आएगी, बस वो बल को नहीं कहते हैं। तो दूसरी दृष्टि से कहें, उन्होंने बल को नकार दिया तो आखिर वो वस्तु कारण बनी ना आने में। तो हमारे यहाँ जैसे गुरुत्व कहा जाता है, तो गुरुत्व गुण हम किस में देख रहे हैं? उस वस्तु में देख रहे हैं। और सत्यार्थ प्रकाश इसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि ने ग्रहों के बीच के भी आकर्षण की बात तो कही है। एक तरफ हम कह, साथ में ये भी होता है कि परमात्मा इन सब ग्रह को धारण कर रहा है, उत्पन्न किया है, चला रहा है और धारण कर रहा है। ये कौन कितनी दूरी पे, और हम बड़ा उसमें भी कहते हैं ना कि देखो पृथ्वी को सूर्य से इतनी दूर रखा है, वैज्ञानिक भी बोलते हैं इतनी दूर है, थोड़ा नजदीक होती तो भी जीवन नहीं होता, दूर होती तो भी नहीं होता। और अपने अक्ष पे वो झुकी भी है लगभग कितने 24% या 23 है, हाँ, तो लगभग 23, 24, 23.5 जो डिग्री घूमी हुई है, उतनी ही अगर कम ज्यादा घूमी हुई होती तो भी अंतर होता। बहुत सारे तथ्य काम करते हैं। तो क्यों ऐसा व्यवस्थित हो गया? तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं भाई ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है यहाँ पर। तो ये जो चीजें आपस में चल रही हैं, हम एक तरफ देखेंगे तो ईश्वर व्यवस्था कर रहा है इसकी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था से चल रहे हैं, ईश्वर के बल से ये चल रहे हैं। ऐसा एक तरफ हम वो उस तरफ जाकर के उत्तर दे दें। और इनके बीच में आकर्षण है, वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि ने लिखा हुआ है, वो भी एक तथ्य है, वो भी और परमात्मा भी धारण कर रहा है। दोनों मिला करके हमें कुछ कहीं इसका समाधान खोजना है, लेकिन बहुत विस्तार से हमें मिलता नहीं है। जितना मिलता है उसके, और बाकी विज्ञान में तो बहुत विस्तार मिलता है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। आपने देख लिया कि भाई कैसे कैसे सिद्धांत हैं, परस्पर विपरीत भी लगते हैं और समझने में भी कठिन है, पर ऐसी परिकल्पना। इस संसार को जानने के लिए प्रयत्न मनुष्य करता रहेगा, 100% पूरा ज्ञान नहीं होगा, और तभी तो मुक्ति में जाकर के परमात्मा से अव्याहत गति से भ्रमण करके और सबको देखता है, जानता है वो जीवात्मा की। यहां वो चीजें नहीं जानी जा सकती, वो परमात्मा तो जानता है, वो परमात्मा ही जनाता है कि उसका सृष्टि कर्तृत्व कैसा है, चीजें कैसी हैं, ग्रह नक्षत्र में भी वो जाएगा करेगा। उसका प्रयोजन केवल यही ज्ञान। आनंद तो परमात्मा का मिल ही रहा है। संसार के किसी पदार्थ को उसको भोगना नहीं है, शरीर है नहीं, न कुछ चखना है, न छूना है, न सूंघना है, गंध लेनी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्ञान है, वो परमात्मा की सहायता से वहां पर मिलता है। तो यहां तो हम देखिए जान नहीं सकते, कितना भी जानो तो भी बहुत कम होगा। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।